एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार क्यों हुए सिविल सर्विस की ओर आकर्षित? सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर कैसे बने एक आईएएस ऑफिसर? आईएएस ऑफिसर के तौर पर विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के बाद क्यों कह दिया आईएएस की नौकरी को अलविदा? और क्यों कर की चाणक्य मंडल परिवार ट्रस्ट की स्थापना? और कैसे इस पूरी यात्रा ने बना दिया उन्हें एक स्थापित लेखक और जाना माना ऑथर? अविनाश धर्माधिकारी 1986 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वो एक पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्र पत्रकार रहे हैं। रत्नागिरी और अमरावती जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। जिला कलेक्टर रायगढ़ के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। वो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के उप सचिव के तौर पर भी काम कर चुके हैं। उन्होंने 1996 में आईएएस से इस्तीफा दिया और चाणक्य मंडल परिवार ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक चेतना और क्षमता के साथ विकसित करना है, साथ ही राष्ट्रीय चरित्र वाले पेशेवरों को तैयार करना है। अविनाश धर्माधिकारी कई आलोचनात्मक प्रशंसित पुस्तकों के लेखक हैं। भारतीय इतिहास के 75 सुनहरे पन्ने, आजादी के बाद के चमकते सितारे उनकी नवीनतम पुस्तक है। मैं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद। और संवाद में हमारे साथ हैं अविनाश धर्माधिकारी, लेखक, पूर्व आईएएस ऑफिसर और चाणक्य मंडल परिवार के संस्थापक और निदेशक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपकी बुक पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, 75 गोल्डन पेजेस। लेकिन मुझे लगता है कि आपके व्यक्तित्व पर, बहुआयामी व्यक्तित्व पर पहले से चर्चा कर लेनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपने अपना जीवन शुरू किया, फिर पत्रकार रहे, शायद एक दशक तक आपने पत्रकारिता की है, और उसके बाद आईएएस बनने की आपने ठानी, आईएएस बन भी गए, विभिन्न बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे। उसके बाद अचानक क्यों आपने अलविदा कह दिया? वैसे अलविदा अचानक नहीं कहा है जी। एक तो जिस पर मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि उम्र की 16 में ही जीवन ने सपना देखा मुझे क्या बनना है, उसका जवाब निकल आया भारत माता की सेवा करना है। ये महज इमोशनल शब्द नहीं है। पूरा जो विचार किया अपने जीवन के बारे में, वो मात्र कौन सी डिग्री लेना है, फिर कौन सी नौकरी करना है, फिर क्या नाम कमाना है, क्या पैसा, क्या शोहरत, क्या सत्ता, इन शब्दों में विचार ही नहीं किया है। समर्पण अगर है तो भारत माता का कार्यकर्ता के रूप में है। मेरी शिक्षा एक ऐसे स्कूल में हुई जो स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित है, तो वो प्रेरणा वहाँ से है। इसलिए वो लेके 11 साल पहले पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। मेरा पत्रकार होना भी उसी काम का एक अंश है। मैं पत्रकार होने के लिए नहीं बना। तो 1980 का जो दशक है, तब जो हमारी राष्ट्रीय एकात्मता से जुड़े हुए जो समस्याएं थी, तो जाके उनका अच्छी तरह से अध्ययन करना, और मात्र अध्ययन या लेखन करना नहीं, वहाँ जाके काम करना। तो वो ऐसे वर्ष हैं जब मैंने जम्मू कश्मीर में तब आतंकवाद की शुरुआत हो रही थी, तो बार बार मैं आईएएस होने से पहले कई बार जम्मू कश्मीर भी गया हूँ। वहाँ तब जो अपने आप को आतंकवादी कहलाते थे उनके साथ रहा हूँ। वही बात पंजाब की है, जो बड़े दुख की बात की, जो एक आंदोलन 80 के दशक में चला हिंसात्मक, तब तो हमने वहाँ पदयात्राएं भी निकाली थी। फिर असम और अपना पूर्वांचल है, जो घुसपैठियों की समस्या है, या अगर अपना पूर्वांचल तब से जल रहा है, तो हमने अपना कर्तव्य समझा कि वहाँ जाएं, पता कर ले समस्या क्या है, किस तरह से राष्ट्रीय एकात्मता को बढ़ावा दे। तो पत्रकारिता उसके चलते हो गई। उस दरमियान मुझे जगह जगह पे
अधिकारियों से मिलने का मौका मिला। विशेषकर एक वरिष्ठ तब थे, पुराने ज़माने के आईसीएस अधिकारी। उन्हें मैं 3 अलग अलग जगहों पे अलग अलग समस्याओं के संबंध में मिला मैं। तब ये विचार दिमाग में आया कि जो अंतःकरण में प्रेरणा है भारतवर्ष का कार्यकर्ता होने की, लेकिन अगर हाथ में अधिकार आईएएस के आ गए तो मैं सेवा ज़्यादा कर पाऊँगा। इसलिए वो एग्ज़ाम दिया और आनंद है कि क्लियर किया। तो वहाँ जाके निर्णय ये था कि ज़मीनी तौर पर देश किस तरह से चलता है इसका पता कर लें, जिम्मेदारियाँ निभाएं। जो मुझे इस बात पे भी खुशी है कि बिना मांगे मुझ पर एक से बढ़ के एक दायित्व सौंपा गया और एक अपने से एक निर्णय था पहले से कि पूरा जीवन आईएएस में नहीं बिताना है। वहाँ ये सोचा था कि एक कलेक्टर के रूप में काम करेंगे, क्योंकि अभी भी हम अपने पूरे देश का सब एक छोटी इकाई लेकिन परिपूर्ण इकाई है जिला। तो कलेक्टर का काम करेंगे और फिर छोड़ के शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करना है करेंगे। अब जब मैं कलेक्टर था तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुझे एक तरह से और ज़्यादा सीखने का मौका दिया कि मेरा ऑफिस संभालो। मैंने भी समझा कि ये पूरा प्रशासन समझ लेने की एक मौका है, इसलिए वहाँ काम किया। और 10 साल के बाद में शांति से, ऐसी बात नहीं है कि सर्विस से मैं कहीं मोह भंग हो गया था। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। कोई आपकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए मेरे। समाज सेवा को लेकर जो है इतना संकल्प और निष्ठा बहुत ही कम लोगों में देखी गई है। तो क्या ये जो आपकी किताब है गोल्डन पेजेस, 75 गोल्डन पेजेस, वो भी इसके पीछे भी भारत माता की कहीं ना कहीं सेवा करने का आपका जो ध्येय है, उद्देश्य है, वो रहा? जो हर बात है जी, फिर मैं ये खुशी प्रकट करता हूँ कि जो हर बात है उसके पीछे जो अपने से होगा छोटा काम, प्रेरणा तो वही है कि भारत माता की सेवा करना है। तो हमारी स्वतंत्रता के जब 75 साल होने को थे तो हमने ये पाया, और भी हैं विचारक जी, कि देश के प्रति कुल मिला के बहुत ज़्यादा निगेटिव ही या तो बोला जा रहा है या सोचा जा रहा है, या ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे हमारी स्वतंत्रता के बाद उपलब्धियां हैं नहीं, जबकि हैं तो बहुत सारी। इसलिए हमने सोचा कि 75 सुनहरे पन्ने, तो अगर स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो हमारी एक राष्ट्र के रूप में ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिनके बारे में विशेषकर नागरिकों को, उससे भी ज़्यादा युवकों को बताया जाए। इसलिए वो 75 सुनहरे। लेकिन टाइटल से इसमें ऐसा लगता है शाइनिंग स्टार्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर फ्रीडम की पर्सनैलिटीज़ के ऊपर शायद आपने फोकस किया होगा। हमारी भी एक सीरीज चलती थी नव भारत निर्माता, फ्रीडम के बाद, आज़ादी के बाद जिन बड़ी शख्सियतों ने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य किया, वो उस पर आधारित था। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें घटनाक्रम भी है, इसमें आंदोलन भी है, इसमें योजना परियोजना तमाम अपने पूरे भारत की यात्रा को कह सकते हैं आज़ादी से पहले की, आज़ाद होने की जो हमारी यात्रा थी उसको भी इसमें समाहित किया है। मैं कहूँगा कि इसके मध्यवर्ती कोई एक व्यक्ति नहीं है जी, राष्ट्र है। राष्ट्र। और जो कहानी बतानी है वो उसमें जो स्त्री पुरुष होंगे वो इस राष्ट्र की सेवा में लगे हुए स्त्री पुरुष हैं। तो महज उनके बारे में बताना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है स्वतंत्रता के बाद में अब दुनिया में जो उभर कर आ रहा है, हमने मन में तो ठान ली है कि कभी विश्व गुरु होना है, वो जब चाहे हो। शॉर्ट टर्म में विश्व मित्र भी बनना है, उसके लिए विकसित भारत बनना है। तो उस दिशा में किस तरह से हमने पहल की है उसकी वो कहानी है। विषय जो है इसका कैनवस बहुत बड़ा है, बहुत ही विस्तृत है। उसमें से चुनिंदा विषयों को उठाना
और उनको किताब का रूप देना वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा? एक मैं कहूँगा आनंददायी चुनौती थी। मेरे मन में ये भी शब्द आता है कि ये क्रिएटिव चुनौती थी, सृजनशील चुनौती थी। जब भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम एक राष्ट्र के रूप में सशक्त हुए हैं, तो स्वतंत्रता के वक्त दुनिया भर में ऐसा सोचा जाता था कि भारत मात्र एक भूमि का नाम है। और बड़े दुख की बात है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है कि हम एक राष्ट्र हैं, पूरी विविधता के साथ हमारी एक संस्कृति है जो धारा हजारों सालों से चली आ रही है। तो दुनिया के जाने माने भी जो अपने आप को विचारक कहा करते थे, उनका कहना था कि ब्रिटिशों ने इस पर राज्य किया इसलिए ये एक साथ आ गए, उनके बाद ये एक नहीं रहेंगे। तब जिस शब्द का उपयोग किया जाता था वो था बाल्कनाइजेशन। फिर यह भी कहा जाता था कि भारत जनतंत्र के लिए लायक नहीं है। ये भाषा तब से कुछ है अपने आप को जो विचारक कहते हैं, आज भी कहते हैं। फिर जो हमारा संविधान बना है तो उसकी तो कहानी प्रेरणादायी है कि किस तरह से निस्वार्थ लोगों ने एक साथ आके एक देश के प्रति विजन को सोचते हुए संविधान बनाया। तो मुझे लगा कि ये हमारी शक्ति है। और अगर जनतंत्र भी यहाँ कायम हुआ, संविधान ने भी अच्छी नींव आम जनता तक पहुँच चुकी है, क्योंकि इस संस्कृति में ही वो शक्ति है। इसलिए मैंने सोचा कि भारतवर्ष की ये कहानी बताई जाए, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से हुआ है। जैसे कि सोच लो, ये कहा जाता था कि स्वतंत्रता के वक्त एक पिन भी नहीं बनती थी भारत में। ये मेटाफरिकल है। वो भारत अब कहाँ के कहाँ पहुँच चुका है कि अवकाश क्षेत्र में हमारी प्रगति देख लो, आणविक क्षेत्र में प्रगति देख लो। अगर जिसको तमो युग कहते हैं, अंधकार का युग, दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 1000 साल ये देश आक्रमण झेलता रहा और सर्वाइवल की लड़ाई में चलता रहा। वहाँ से उठ के हर क्षेत्र में देश ने जिस तरह से प्रगति की है, मुझे ये बहुत छू लेता है कि अब कई साल भारत का वर्णन किया जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, कि कोरोना के समय में भी भारत ने दुनिया को वैक्सीन भी दिया, मेडिसिन भी दिया। और ये नहीं कि अविकसित देशों को दिया, भारत ने अमेरिका और यूरोप तक को दिया। तो ये जो एक नया आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत अब बन रहा है, मुझे लगा वो कहानी बताना ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि 100 मील का सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है। आपने पहले कदम से लेकर अभी तक के तमाम जो प्रतिमान हम लोगों ने स्थापित किए हैं, कदम दर कदम चलकर इस पूरी यात्रा में, उसको सबको समाहित कर दिया। तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, सीख मिले इस पूरी यात्रा से भारत की और आपकी पुस्तक के माध्यम से, कि पहला कदम रखना ज़रूरी है कहीं आगे बढ़ने के लिए? क्या उसके पीछे इतना बड़ा विचार? या 3 शब्दों में अगर उसका सारांश बताना है तो मेरे मन में जो शब्द उभर कर आते हैं वो है यस वी कैन डू इट। कि यस वी कैन डू इट। क्या बात है। जो हर जगह पे जो समझते हैं कि इंडिया कभी सुधरेगा नहीं, यह भाषा हर जगह सुनाई दिया करती थी। अब मेरी धारणा है कि भारत बदल रहा है। तो यस वी कैन डू इट, कि जो भी चुनौती हो, ऐसी अलग अलग क्षेत्रों की कहानियाँ मैंने बताई हैं। दुनिया के जाने माने देशों ने आणविक क्षेत्र में हमारी प्रगति में बाधाएं डालने की कोशिश की। हर कदम पे हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी बुद्धि से उन समस्याओं का सामना किया और हल किया। या जो अवकाश क्षेत्र में अब हमारी प्रगति है, डॉक्टर होमी भाभा माने आणविक क्षेत्र और डॉक्टर विक्रम साराभाई से लेकर के आज तक, अब बीच में होमी सेठना जी थे, राजा रमन्ना है, डॉक्टर वसंतराव गोवारीकर हैं। हमने 5th जनरेशन कंप्यूटर भी अपने बलबूते पे बनाया।
तो ये जो एहसास है, सेल्फ अवेयरनेस कि यस वी कैन डू इट, ये उस कहानी का सारांश है। कुछ लोगों का मानना यह है कि हम लगातार विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन गति, अगर विकास की गति हमने पाई है तो पिछले 10-15 बरस में पाई है। क्या ये बात सही है? और अगर ये सही है तो क्या इस बात को भी आपने इसमें अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया है? क्योंकि चलना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, आपकी गति भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो 75 है सुनहरे पन्ने, जी, मुझे लगता है उसमें से 15 या 20 पिछले 10 सालों से संबंधित है जी, और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में से जी, हैं। तो ऑफ कोर्स कि देश ने गति पकड़ी है और मुझे विश्वास है कि और भी होगा। आज की तारीख में भी जो कहा जा रहा है कि 2047 भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था भी होगा, विकसित देश भी होगा और भौतिक माने मटेरियल विकास के साथ साथ जो बौद्धिक विकास है, नैतिक विकास है और मेरे तो मन में शब्द है आध्यात्मिक विकास भी, वो पूरा रास्ता भारत दुनिया को दिखाएगा, ये मेरा विश्वास इसमें मैंने देखा कि आध्यात्मिक विभूतियों को भी आपने समाहित किया है। विवेकानंद भी हैं और अन्य तमाम शख्सियत भी हैं। भारत का विचार जिस तरह से पूरी दुनिया में फैला, जी, एक्चुअली मैं इसमें भी खुशी जताना चाहता हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव रखा सितंबर 2014 में कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, उस वक्त मैं वहाँ न्यूयॉर्क में उपस्थित था जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा और पूरी दुनिया ने उस प्रस्ताव का स्वागत किया। यूनाइटेड नेशंस में कोई भी प्रस्ताव अगर मंजूर होना है तो आम समय 3 साल का है। यहाँ 2.5 महीनों में सारे देशों ने यूनानिमसली मान्य कर लिया कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। योग और जो उसके पीछे अध्यात्म की विचारधारा है, ये तो पूरे विश्व को हमारा योगदान है 5000 साल से, लेकिन कहीं स्वतंत्रता के बाद एक तरह से डिस्कनेक्ट था। तो जब हमने दुनिया को बताना शुरू किया कि योग हमारी विरासत है, जो कि इंसान को जोड़ता है, हमें सृष्टि से जोड़ता है, नेचर के साथ एक बनाता है, तो वो अचानक नहीं हुआ। उसके पीछे स्वामी विवेकानंद, मैं तो कहूँगा उनसे भी पहले, भगवत गीता जैसे भी दुनिया में फैलती गई और स्वामी जी के अमेरिका जाने से पहले एक जो अमेरिकी 2 हैं बड़े विचारक, हेनरी डेविड थोरो और इमर्सन, इन पर भगवत गीता का प्रभाव था। मुझे तो लगता है कि ये मिसाल है कि भारत कभी किसी दूसरे पे आक्रमण नहीं करता है, किसी को ख़त्म करने की भाषा नहीं करता है। आक्रमण अगर हुए तो हम पे हुए, पर भारत दुनिया को अमीर कैसे बनाता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। और हमारी सरकार ने पहल की, उसके पीछे जिनका कार्य है, तो ये जो सारे वो सब आपने इसमें बाकायदा दिया है। और जब भी बात विकसित राष्ट्र की करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग खेल को समाहित नहीं करते हैं, लेकिन खेल आज एक शक्ति हो गया है और भारत भी जो है वैश्विक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। आपने इस विषय को भी नहीं छोड़ा, आपने खेलों को भी समाहित किया इसमें। मेरी तो भावना है कि मैं खुद खिलाड़ी हूँ, मैं था नहीं कह रहा हूँ, मैं शब्दों का उपयोग सोच समझ के कर रहा हूँ कि मैं था नहीं कह रहा हूँ। स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में काफ़ी प्रोफेशनल क्रिकेट में खेल चुका हूँ। प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हुए भी मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल है, तब भी था, आज भी है। भारत में फुटबॉल की प्रगति विशेषकर क्रिकेट की तरह नहीं हुई, इसलिए मैंने क्रिकेट अपनाया था। और जो एथलेटिक्स का पोल वॉल्ट नाम का है, वो मेरा है एथलेटिक्स में। इसलिए खेलों में रुचि है और एक राष्ट्र की जो शक्ति होती है, क्रिएटिविटी भी खेल में प्रकट होती है। खेल में जैसे टीम वर्क है, कि जैसे हमारा एक राष्ट्रीय खेल हॉकी है और एक तो ज़माना है कि जब हमने दुनिया पे राज किया है हॉकी में। वो दुख की बात है कि वो हम पिछड़ गए और अभी फिर से उभर कर आने की कोशिश कर रहे हैं।
बट हॉकी टीम वर्क सिखाता है, और सब जब एक साथ आके काम करेंगे तभी गोल बनेगा जी। इसलिए जीवन के बारे में भी उसमें सीख है। तो राष्ट्र की प्रतिभा जहाँ दिखाई देती है उसमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है स्पोर्ट्स, इसलिए मैंने भी पूरा है। समय जो है समाप्त हो रहा है, पता ही नहीं लगा आपकी बातों में कि समय कब जो है व्यतीत हो गया है। चलते चलते बस एक जो है बात, चाणक्य मंडल परिवार के आप संस्थापक हैं, निदेशक हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? जब मैंने आईएएस किया, वो पहले 11 साल देश का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद, तो मुझे लगा कि प्रशासन में जाते वक्त उसके पीछे जो प्रेरणा है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कि अगर मैं सिर्फ पैसे के लिए जाऊं या सत्ता अधिकार है, रौब जमाना है, मुझे रुतबा कहते हैं, तो ये मुख्य प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। मुख्य प्रेरणा सेवा की है। ये भावनिक, ये इमोशनल शब्द नहीं है कि अगर आईएएस अधिकारी बनना है तो देश के लिए कुछ करने के लिए बनना है। ये जो चरित्र निर्माण है, और हमारे मिशन स्टेटमेंट में हमने कहा प्रोफेशनल्स विथ नेशनल कैरेक्टर, तो आईएएस से लेकर के जीवन के सारे क्षेत्रों में चाहिए प्रोफेशनल्स विथ नेशनल कैरेक्टर। जी हाँ, और इस विषय के साथ हम लोग कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो बनना चाहते हैं आईएएस ऑफिसर, उनके साथ हम बैठेंगे। आप मध्य में होंगे, केंद्र में रहेंगे और उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप संवाद में आए, आपने बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला, आपने पुस्तक के बारे में बताया, अपनी पूरी यात्रा का यहाँ पर वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद में आज के लिए इतना ही। संवाद में आपसे फिर भेंट होगी एक नई विभूति के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।